नमस्कार, मैं हूं दिव्या गौरव त्रिपाठी और आप देख रहे हैं educationbeats.com। एक मुलाकात की अगली कड़ी में हमारे साथ जुड़ रहे हैं जिंदगी फाउंडेशन के अध्यक्ष अजय बहादुर सिंह जी। अजय जी, एजुकेशन बीट्स के मंच पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। अजय जी, हमारा आपसे पहला सवाल ये है कि सबसे पहले तो आप हमारे दर्शकों को जिंदगी फाउंडेशन क्या है इसके बारे में बताएं। किसी जमाने में जिंदगी के हर मुकाम को मैंने देखा। मैं एक अच्छा हंसता खेलता परिवार में जन्म लिया तो उस जिंदगी को भी देखा। मैंने उस जिंदगी को भी देखा जिस जिंदगी में अमीरी की कब्र में पनपी हुई गरीबी कितनी जहरीली होती है, उसके दंश को भी मैंने सहा। दरिद्रता के उस हद तक मैं गुजरा। फिर उस जिंदगी को देखा जिसमें फिर से एक अच्छे लोग, संभ्रांत लोग कैसे बन सकते हैं, उसको देखा। और फिर उसको देखने के बाद मुझे लगा कि मेरे जैसे लाचार और बेबस बच्चे, जो किसी जमाने में जिस तरीके से मैं डॉक्टर बनना चाहता था लेकिन पैसों के अभाव में मेरी कोचिंग छूट गई थी, डॉक्टर बनने का सपना टूट गया था, अब मेरे जैसे लाचार और बेबस लोगों को चुन करके मुझे डॉक्टर बनाना चाहिए। बस अब उनकी जिंदगी बनाने में लग गया। तो जिंदगी फाउंडेशन का अर्थ ही है कि जिंदगी में जीतना तो सभी चाहते हैं। हम और आप जिस फील्ड में हैं अपने आप को बेस्ट करना चाहते हैं, पर किसी की जिंदगी जीतना हर किसी के बस की बात नहीं होती। जब हमारे बच्चे डॉक्टर बनते, हजारों लाखों जिंदगियां जीतते हैं, तो जिंदगी फाउंडेशन बस जिंदगी जीतने का के लिए एक तैयारी है, एक मुहिम छेड़ी है, जिसमें कि गरीब से गरीब बच्चों को अपने यहाँ मुफ्त में रहना, खाना पीना, पढ़ाई लिखाई, किताब कॉपी सारी व्यवस्था करके उसको डॉक्टर बनने का एक प्लेटफॉर्म दे रही है, जहां पर बच्चे बहुत सारे बच्चे डॉक्टर बन रहे हैं। ये जिंदगी फाउंडेशन में ये आप कहाँ पर, मतलब एरिया वाइज या मतलब पूरे देश के कैसे, क्या मतलब कहाँ के बच्चे इसमें भाग ले सकते अभी हैं? तो जैसे मेरा जन्मभूमि झारखंड है, देवघर का रहने वाला हूँ, बैद्यनाथ धाम देवघर में किया, लेकिन जगन्नाथ धाम को मैंने, भुवनेश्वर को मैंने अपना कर्म भूमि बनाया हूँ। तो अभी तो पूरे उड़ीसा के बच्चों के लिए ऐसा कर रहा हूँ, बट कोई ऐसी बातें नहीं, कहीं पर भी देश के किसी भी कोने के बच्चे आ सकते हैं। उसके सारे बच्चों के लिए, मेरे लिए रहने, खाने, पढ़ने लिखने, कोचिंग, किताब कॉपी सारी की व्यवस्था होगी। अब उनको ये चिंता नहीं है कि पैसे के बगैर कोई डॉक्टर नहीं बन पाएगा, ये नहीं हो सकता है। जिसके अंदर में भले उसने भूख की आग को नहीं मिटा पाया है, लेकिन अब डॉक्टर बनने की यदि आग उसने अपने अंदर में पाल ली है, तो उसको मिटाने का भरपूर प्रयास हम लोग करेंगे और उसके इस सपने को जरूर पूरा। बहुत बहुत बधाई सर, आपने ऐसा सोचा उन बच्चों के लिए जिनका सपना न मर पाए और वो अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सकें। इसके लिए बहुत बहुत बधाई सर आपको। अजय जी, जैसा कि अभी आपने बताया कि आपकी एजुकेशन बीच में ही रुक गई, आपको कोचिंग छोड़नी पड़ी, और जैसा कि हमें भी ऐसी जानकारी मिली है कि चिकित्सा के क्षेत्र में आपने अपनी पढ़ाई को बीच में ही छोड़ दिया। अगर आप चाहें तो हमें क्या वो समस्याएं बता सकते हैं कि वो कौन सी ऐसी समस्याएं थी जो जिसकी वजह से आपकी एजुकेशन रुक गई? देखिए, मेरे पिता वो इंजीनियर थे। मैंने कभी गरीबी नहीं देखा था, बहुत अच्छे से परिवार में जन्म लिया। मेरे एक बड़ी सिस्टर थी, उसकी भी शादी इंजीनियर से हो जाती है, और मुझे डॉक्टर बनाने के उद्देश्य से मेरे पिता मुझे कोचिंग में नामांकन कराते। मैं भी दिन रात मेहनत कर रहा था, लेकिन दुर्भाग्य से हमारे पिता का अचानक वो बीमार पड़ जाते हैं, किडनी खराब हो जाती है। और वो किडनी खराब होने का मतलब, उस जमाने में जयप्रकाश नारायण को लोग याद करते थे कि जब वो नहीं बच पाया तो एक मामूली सा इंसान कैसे बचेगा। लेकिन +2 के बाद जब मैं कोचिंग कर रहा था, मैं ही बड़ा लड़का था, और मैंने ये सोचा कि नहीं, आज मुझे डॉक्टर बनना नहीं है, बल्कि डॉक्टर के शरण में जाना सबसे ज्यादा जरूरी है। और मैं डॉक्टर के दरवाजे पर भटकता रहा और अपने पिता के को ठीक कराने का एक जिद ठान लिया, और अपने पास जो भी था, जेवर, आभूषण जो भी थे, उन तमाम चीजों को बेच करके, इवन कि अपने आधे मकान को भी गिरवी रख करके
हम लोगों ने उनका इलाज कराया और दोस्तों ने भी, उनके रिलेटिव्स लोगों ने भी मदद किया और उनका चेन्नई में इलाज कराया और फिर वापस यहाँ आए। तो इसी क्रम में मेरी पढ़ाई बिल्कुल छूट सी गई, मेरा डॉक्टर बनने का सपना टूट गया, लेकिन मैं हार नहीं माना। मुझे एक ही चीज था कि मुझे पिता को ठीक करना है। तो इसी क्रम में मेरी पढ़ाई छूट गई। अजय जी, मैं तो यही कहना चाहूंगी, आप उन सभी बच्चों के एक पिता के रूप में एक साबित हो रहे हैं, क्योंकि जो बच्चे आप नहीं बन पाए लेकिन उन सभी बच्चों का सपना पूरा हो रहा है। इससे बड़ी और बात क्या है। शायद अगर आप डॉक्टर बन जाते तो आप बहुतों को जिंदगी दान करते, और कहा जाता है डॉक्टर भगवान होता है, तो भगवान के रूप में ही सिद्ध हो रहे हैं उन बच्चों के लिए कि जो जिनका सपना पूरा हो रहा है। इससे बड़ी और बात क्या होगी। अजय जी, मुझे मुझे जी खुशी है कि मैं डॉक्टर बनता तो शायद हजारों लोगों की जिंदगी बिल्कुल, बचा पाता। जी मेरे सैकड़ों बच्चे डॉक्टर बन करके लाखों बच्चों की जिंदगी बचा पाएंगे, बिल्कुल, तो ये खुशी की बात। ये बहुत ज्यादा खुशी की बात है। अजय जी, अगला प्रश्न है मेरा आपसे कि पहले और आज के स्टूडेंट में कोई खास बदलाव नजर आता है आपको क्या। निश्चित रूप से बदलाव तो आए हैं। हम सब लोग को यदि कोई टीचर्स पढ़ाते थे तो उसके प्रति रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा होता है। जी बट आज टीचर्स भी प्रोफेशनल हो गए हैं और बच्चे भी प्रोफेशनल्स हो गए। वो भी सोचते हैं कि मैं तो खरीद बिक्री कर रहे हैं। तो ये भावनाएं एक बच्चों के अंदर जरूर आ है, लेकिन ये प्रोफेशनल लाइफ में है। बट कहीं ना कहीं जब मैं ये जिंदगी फाउंडेशन के बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, तो तब उसमें लगता है वो पुराने बच्चों के जो आंखों में दिखता था लाज, मतलब आंखों में दिखता था एक अदब दिखाई देता था, वो चीज मुझे आज दिखाई देती है। तो मुझे बहुत फक्र होता है और मुझे बहुत खुशी मिलती है कि जब इन बच्चों के बीच में रहता हूँ, तो मुझे लगता है कि दुनिया में इससे बड़ी और खुशी कहीं मिल ही नहीं सकती। आपको मैं कुछ बच्चों का एग्जाम्पल देना चाहता हूँ, जी आप खुद भी समझे। अभी लास्ट टाइम में हमारे एक बच्ची compete करी। वो बच्ची का नाम है कृष्णा मोहंती। वो बच्ची हमारे उसके फादर 6th क्लास में जब थे तो राजमिस्त्री का काम करते थे, रोड एक्सीडेंट में उसकी डेथ हो गई। अब माँ और बेटी दोनों गांव चले जाते हैं। गांव में भी जब सुनते हैं ऐसा तो रिचुअल्स भी नहीं करते और इन दोनों को गांव से भगा। अब वो फिर से भुवनेश्वर के शहर के रोड सड़कों में घूमता रहता है। 2 दिन तक बिना खाए पिए इधर उधर भटकता रहा। तब फिर किसी ने बताया तो उसने बोला कि इस्कॉन टेम्पल में खाना मिल जाता है, उसमें पैसे नहीं लगते। तो माँ बेटी दोनों वहां पर जाकर के पहले खाना खाते और फिर वहां पर ही कोई भक्त मिल जाते हैं जिसका शायद उनके फादर उनका घर बनाए थे। तो वो एक छोटा सा घर रूम दे देते हैं, कमरा देते हैं। वहीं पर वो माँ बेटी रहती है और वहां से वो फूल माला आज भी इस्कॉन में उसकी माँ बेचती है। और ऐसा पीठा एक होता है तो वो बनाती है अपने घर में और वहां के दुकानदार को सप्लाई करती है। और आप ये समझ ले कि कहीं ना कहीं इस तरीके से वो अपना जीवन यापन करके अपनी बच्ची को पढ़ाती है। लेकिन 12th कराने के बाद उसकी ये जो सपना था, उसकी बच्ची के एक सपने थे कि मेरे पिता रोड एक्सीडेंट में डेथ हो गया, पैसे के अभाव में उसका इलाज नहीं कर पाए, तो मुझे डॉक्टर बनना है। लेकिन ये बहुत मुश्किल का घड़ी वो था कि वो डॉक्टर तो जरूर बनना चाहते थे, बट पैसे नहीं थे जहां कोचिंग कर पाए, वो सुविधाएं नहीं थे, किताब कॉपी नहीं थे। और उसको जब पता चला तो मेरे पास आते हैं। उसी दिन मैंने उसको अपना बच्चे के रूप में मान लेता हूँ और मुझे आज फक्र होता है कि आज वो बच्ची मेडिकल कॉलेज में पढ़ रही है। ऐसे एक एग्जाम्पल नहीं है, ऐसे कई एक एग्जाम्पल। एक और लड़की का एग्जाम्पल मैं देना चाहता हूँ। जो जब मैं जगन्नाथ महाप्रभु का दर्शन करके पुरी में बाहर निकल रहा था, तो एक लड़की आती है, माला बद्दी बेचती है और बोलती है कि अंकल ये माला ले लो, ये बद्दी ले लो। मैंने कहा नहीं चाहिए। तो मैंने कहा अंकल आप ले लो, जैसे ही इसके पैसे मिलेंगे इस पैसे से मैं खाना खा लूंगी और पढ़ने के लिए चली जाऊंगी। और मैंने देखा उसके दाया हाथ में माला बद्दी था और बाया हाथ में किताब एससी वर्मा का फिजिक्स रखा हुआ। मैं बहुत हतप्रभ हुआ जब मैं उससे बहुत देर तक बात किया। और घर जाने के बाद मैंने सोचा कि नहीं, ऐसे ऐसे बच्चों को करना चाहिए। और इवन की उसी बच्ची से प्रेरित होकर के मैंने इस जिंदगी फाउंडेशन की शुरुआत की। और उसी ने मुझे याद दिलाया कि गरीबी का दंश क्या होता है। उस बच्चे वो उसने कहानी सुनाया कि मैं सर कई एक रात खा नहीं पाती हूँ। जब बारिश हो जाते तो रोड में मैट चटाई बिछा करके उसके फादर भी कैलेंडर फोटो छोटे छोटे मालाबद्दी बेचते थे। वो जब बारिश होते हैं तो कई एक रात वो या दिन में उन लोग खाना नहीं खा पाते।
इस तरीके से। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि उस बच्ची के अंदर में वो आग थी डॉक्टर बनने का। जब वो डॉक्टर बन जाती है, जब उसकी मेडिकल में compete कर जाती है और उसमें तो उसके फादर बहुत खुश होते हैं, मदर बहुत खुश होती है। लेकिन जब 4-5 दिन के बाद पता चलता है उसके पिता को कि अब इसके लिए 30,000 रुपए देने पड़ेंगे मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के लिए। मैडम आपको भी बताना चाहते हैं, केवल 30,000 रुपए साल के खर्चे होते। लेकिन जब ये सुना कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में 30,000 रुपया देना पड़ेगा, उसके फादर घर छोड़ करके भाग जाते कि हम 30,000 कहां से लाएंगे। हाँ, सीधे। तो वो दरिद्रता है। उनके घर के, उनके परिवार के बच्चे 4 दिन हम लोगों को खबर मिला तो मैंने कहा कि हम लोग अरेंज करेंगे, आप उसने पिता को खोजो। 4 दिन के बाद ढूंढते हुए उसके पिता को खोज करके निकाला जाता है। एक तरफ डॉक्टर बनने की खुशी जरूर होती है, दूसरी तरफ 30,000 रुपया का व्यवस्था नहीं कर पाते, इसलिए वो घर छोड़ करके चले जाते हैं। तो ऐसे ऐसे दरिद्रता से जूझते हुए बच्चे आज डॉक्टर बन रहे हैं। तो इससे बड़ी खुशी नहीं है। और वो बच्चे के अंदर में भी वो दिखाई देता। मैं एक ही बात बोलता हूं जी। कि आज मैं किसी से कोई गुरु दक्षिणा नहीं ले रहा हूं, लेकिन ये मत सोचना कि मैं मुफ्त में आप लोगों को पढ़ाऊंगा और डॉक्टर बनाऊंगा। मैं गुरु दक्षिणा लूंगा और जीवन भर लेता रहूंगा। और वो गुरु दक्षिणा यही होगा कि आज मैंने आपके पॉकेट देख करके आपको अपना बच्चा नहीं बनाया, आपको आज नहीं पढ़ा रहा हूं। इसीलिए जब किसी जरूरतमंदों की को इलाज करने के लिए आप उसका पॉकेट देख करके इलाज मत करना। यदि पॉकेट में पैसा ना भी हो तो इसका इलाज जरूर कर देना और उसकी और जिंदगी जरूर बता लेना। तो इस सिद्धांत के साथ आज मैं ऐसे ऐसे बच्चों को पढ़ा रहा हूं। तो मुझे लगता है कि इस तरह से जब हमारे बच्चे के अंदर में आज भी जब मैं मिलता हूं और उसके अंदर जो खुशियों को देखता हूं, तो मुझे एक लगता है कि नहीं, पहले वाले बच्चे और इसमें कोई फर्क नहीं है। लेकिन प्रोफेशनल बच्चों में निश्चित रूप से बहुत फर्क ज्यादा आ फर्क। गया है। चलिए, बहुत सुंदर सर। अजय जी, आपको नहीं लगता है कि वैसे तो देखिए, आप मेडिकल के स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं और जिंदगी फाउंडेशन में मेडिकल के ही स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, लेकिन जो मेडिकल लेवल का जो स्टडी बेस होता है, मटेरियल होता है, तो वो जो होता है वो हिंदी में उपलब्ध नहीं होता है। जो बच्चे हिंदी से पढ़ करके निकलते हैं, तो उनको अगर उनका सपना है कि वो डॉक्टर बने, तो आपको नहीं लगता कि उनको थोड़ी दिक्कत होती होगी? तो क्यों ना ये जो हमारा सिलेबस होता है वो हिंदी में, मटेरियल हमारा हिंदी में उपलब्ध होना चाहिए, या ऐसी कोई कोशिश करनी चाहिए? इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, पहला चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिसके अंदर भूख है जी। वो ये नहीं देखता कि उसका एग्जाम के लिए मटेरियल हिंदी में है या उड़िया में है या उर्दू में है या तेलुगु में। जब मैं भी यहाँ पर पढ़ाता हूँ बच्चों को, जी। तो गांव गांव के बच्चे रहते हैं, दूर सुदूर इलाके के बच्चे रहते हैं, ऐसे ऐसे इलाके के बच्चे रहते हैं जहां पर जाने के लिए आज भी सड़क नहीं है। एक तरफ पहाड़ है और 3 तरफ से झील है, पानी है, नाव से जा करके जाना पड़ता है। वहां का आज भी मुख्य खेती कह लीजिए वो मछली मारना ही है और कोई काम नहीं होता। तो ऐसे जगह पर के भी बच्चे को मैं पढ़ाता हूँ, तो उनको तो उड़िया ही आता है, वो 10-12 भी उसी तरीके से कर लेते हैं। लेकिन इनिशियल फेज में उसको तो 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने मुझे उसको कॉन्फिडेंट बनाने में लगता है कि तुम में वो ताकत है कि दुनिया को तुम जीत सकते हो। और ये बड़े बड़े जो लोगों को और बच्चों को देख रहे हो जो गाड़ियों से आते हैं, वो गाड़ी से उनके बच्चे आते हैं, लेकिन आने वाले दिन में खुद तुम गाड़ी खरीद करके अपने बच्चों को भी चढ़ाओगे। तो वो ताकत तुम्हारे अंदर में है, बस तुमको कॉन्फिडेंट होने की जरूरत है, तुमको उनसे लड़ने की जरूरत है और तुमको लड़ाने के लिए मैं तैयार हूं। तो ये सारी तरीके से, बहुत तरीके से उसको मोटिवेट करते हैं, लैंग्वेज सिखाते हैं। और आज यहाँ के बच्चे उड़िया है, तो उड़िया लैंग्वेज के बच्चों को भी बैरियर नहीं होने देते। उसको कंसेप्ट समझाने की जरूरत होता है, उसको लैंग्वेज समझने की जरूरत है। एक बार बच्चा कंसेप्ट समझ ले, चाहे वो इंग्लिश के कंसेप्ट को उड़िया में समझ ले, भोजपुरी में समझ ले, हिंदी में समझ ले, जी। एक बार कंसेप्चुअली उसको स्ट्रॉन्ग कर दिया जाएगा तो वो कहीं हार नहीं। तो निश्चित रूप से ऐसे हिंदी में भी अब उपलब्ध हो रहे हैं, धीरे धीरे मटेरियल्स भी उपलब्ध हो रहे हैं। लेकिन जो टीचर्स, जैसे यहाँ पर जो हमारे टीचर्स होते हैं, वो हिंदी में ही समझाते हैं उनको, भले लिखने का काम रहता है इंग्लिश में। तो ये उसको समझना पड़ता है, क्योंकि यहाँ मल्टीपल चॉइस रहता है, यहाँ पर टिक लगाना होता है या राउंड अप करना होता है। तो यहाँ लैंग्वेज उसको लिखने की जरूरत नहीं है, यदि वो समझ जाता है
तो उसे कहीं कोई दिक्कत नहीं होती। और मुझे नहीं लगता है इस बार भी बच्चे मेरे बहुत अच्छे करेंगे। मैं तो ये कह रहा हूँ कि कुछ बच्चे का अभी मार्क्स आया है, एनटीए ने भेजा है कल, तो कुछ बच्चे के मार्क्स 665 भी आ रहा है आउट ऑफ 720, मतलब 90% मार्क्स आ रहे हैं। तो ये कॉन्फिडेंस की बात। चलिए अजय जी, देश में लगातार महिलाओं के साथ अपराध के मामले सामने आ रहे हैं, आपको क्या लगता है इन्हें कैसे रोका जा सकता है? देखिए, ये जो अपराध है, महिलाओं के साथ है, अत्याचार है, इसके लिए तो दो चीज ही हमारे पास है। पहला है शिक्षा। शिक्षा यदि होगी, लोग शिक्षित रहेंगे, तो उनको उचित और अनुचित का ख्याल हो जाएगा। तो सबसे पहला जरूरी है कि उनको उचित और अनुचित का ख्याल होना चाहिए। इसके लिए शिक्षित होना बहुत जरूरी है, जिसके लिए सरकार भी प्रयास कर रहे हैं। आप सब लोग भी, हम सब लोग भी अपने अपने स्तर से प्रयास कर रहे हैं जी। और दूसरा जो चीज है, वो चीज है संस्कार। माँ बाप का असर बहुत होता है अपने बच्चों के ऊपर, और कहीं ना कहीं इसके बदौलत वो जीवन में अच्छा और बुरा करते हैं। तो ये शिक्षा और संस्कार, मुझे दो पहलू लगता है। मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। जी बिल्कुल सुनाइए। जब मेरे पास पैसों की, उस टाइम में पिता के बीमार के बाद जब डॉक्टर मैंने पैसे नहीं हो रहे थे, दवा के पैसे इकट्ठा नहीं हो पा रहा था, तब मेरे पास और कोई रास्ता नहीं बचा था। मेरी उम्र मात्र 18 साल थी, और जिस रोड पर हमारा घर हुआ करता था, उस रोड के तरफ से भी हमारे रिलेटिव्स या दोस्त लोग गुजरते नहीं थे, क्योंकि उनको मालूम था कि यहाँ जाएंगे तो पैसे लोग मांगेगा, माँ बेटा पैसे मांगे। तब जब कोई रास्ता नहीं दिखाई दिया, तो मैंने देवघर के श्रावणी मेले में पहला चाय और शरबत का दुकान से अपनी कैरियर की शुरुआत की। घर के ही टेबल कुर्सी, बांस बल्ले तिरपाल लेकर के गया था, और रास्ते में एक बरगद के पेड़ के नीचे थोड़ी सी जमीन लेकर के वहां पर हम लोगों ने किराए में जमीन लिया, और वहां पर चाय शरबत की शुरुआत की। एक संस्कार ही ऐसा था कि जो बोलबम आते थे 115 किलोमीटर से, तो उनको लगता था कि उनको सेवा करना चाहिए। वो नॉन स्टॉप आते थे। कुछ डाक बम होते जो हमेशा चलते रहते थे, वो रुकते नहीं थे। तो हम लोग क्या करते थे कि गर्म पानी करके उसका पैर धो देते थे, उनको चाय मुफ्त में पिला देते थे, उनको कुछ माने शरबत पिला देते थे। तो मुझे उस टाइम में पता नहीं था कि इसके पीछे चाय लगता है, चीनी लगता है, दूध भी लगता है, और उसके लिए पैसे भी लगते हैं। ये पता नहीं था, क्योंकि परिवार से संस्कार मिला था सेवा करना है। लेकिन कभी कभी क्या हुआ कि इस तरीके से काम तो चलता रहा, और जब मेला समाप्त हो गया, तो मैंने देखा तो 600 रुपया का नुकसान हो गया। और 600 रुपया के नुकसान के लिए मैंने जो घर से तिरपाल, बांस बल्ले, चौकी, टेबल जो लाया था, वो सारे को भी जमीन मालिक के पास बेच करके उससे चुकता किया। भले ही ये मेरे लिए बहुत बड़ा अभिशाप हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं वही सेवा भावना थी जो आज भी मुझे गरीब, लाचार, बेबस सेवा करने के लिए मुखातिब किया। भले ही एक तरफ यस, तो यही मैंने कहा कि परिवार का संस्कार बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। ये हमेशा आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट देगा। भले ही वहां पर मैंने नहीं समझते थे, लेकिन परिवार का संस्कार था कि सेवा करो। भले ही मेरे को नुकसान लग गया, भले ही मैं परेशान हो गया कुछ वक्त के लिए, लेकिन आज शायद उसी संस्कार का ही नतीजा है कि मैं बहुत अच्छा हो गया। मुझे लोग जानने लगे, मुझे एक एजुकेशनिस्ट के नाम से जानने लगे। मैं भी पैसों के पीछे भागने लगा, क्योंकि मेरे लिए पैसा जरूरी था। मैं घर घर ट्यूशन पढ़ाता था, मेरे पास वो हालात भी थे। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये मैंने चाय शरबत बेचा, मैं घर घर जा जा करके सोडा मेकर मशीन बेचने लगा पैसे के लिए। मैं शादी और ब्याह में सॉफ्ट ड्रिंक सप्लाई करने लगा। दशहरा पूजा के पंडाल में कोल्ड ड्रिंक्स बेचा करता था। मैं घर घर जा जा करके ट्यूशन पढ़ाया करता था। वो तमाम काम करता था जहां से मुझे पैसे निकलते। मुझे एक ही था कि मुझे पैसे कमाने पिता के लिए, और ये इतना ज्यादा झोंका आ गया मेरे को पैसे कमाने के लिए कि मैं पागलों के जैसा काम करता। आप बिलीव नहीं करेंगे, 18 घंटा 19 घंटा मैं काम करता था केवल।
तो 24 घंटा में ये विश्वास नहीं कर सकता। तो ये बहुत सारा स्ट्रगल देखा मैंने वो भी स्ट्रगल देखा कि मेरे पास 2 ही ऑप्शंस होते थे, या तो मैं 7 किलोमीटर बस से 1 रुपया में जाकर के दूं, या रास्ते में 2 समोसा खा पाऊं, या तो पेट भूख को पेट मिटा काट पाऊं, लूं, हाँ, या तो मैं 7 किलोमीटर किराया दे पैदल दूं। जाऊं। 7 किलोमीटर पैदल जाता हूं तो 1 घंटा लगता है, मैं दूसरा ट्यूशन नहीं कर पाता हूं। तो एक-एक सप्ताह लग जाते थे मुझे 2 समोसा खाने के लिए। भूखा पेट काम करता था, समय नहीं मिलते थे। 200 रुपया में एक साइकिल सेकंड हैंड खरीदा था, वो भी 20-20 रुपया के इंस्टॉलमेंट पे खरीदा था। तो वो तमाम परिस्थितियों को मैंने देखा, लेकिन एक झोंक आया कि मुझे पैसे कमाना, पैसा कमाना, पैसा कमाना। और मैं पैसा कमाने के लिए होम ट्यूशन किया, फिर ग्रुप ट्यूशन किया, फिर से कोचिंग इंस्टीट्यूशंस में डेवलप किया। लेकिन फिर ये संस्कार ही था कि वो बच्ची ने मेरी जिंदगी को बदल दिया। उस बच्ची से प्रेरित होकर के मुझे याद आ गई और मैं फिर से बच्चों के सेवा करने के लिए और बच्चों को डॉक्टर बनाने के काम में लग गया। तो परिवार का संस्कार बहुत जरूरी होता है और शिक्षा जरूरी होती है। यदि ये 2 चीज मिल जाए तो मुझे लगता है इस तरह के अपराध अपने आप खत्म। अजय जी, संस्कारों की आपने बात की तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि देश के हमारे तमाम, आप एजुकेशन बीट्स इस हमारे चैनल के माध्यम से आपको तमाम अभिभावक देखते हैं। मैं चाहूंगी कि उन अभिभावकों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि वर्तमान समय में जो बच्चे हैं उनमें अधिकतर देखा जाता है संस्कारों की कमी पाई जाती। बच्चे माँ बाप का कहना नहीं मानते हैं, वो पढ़ना, माँ बाप का कहना है कि मैं तो कहता हूँ पढ़ने के लिए लेकिन बच्चा ही नहीं पढ़ता, या बच्चे जैसे कि नशीले पदार्थों का से कई सारी कमियां हैं, नशीले पदार्थों की तरफ बढ़ते हैं, गलत काम की तरफ बढ़ते हैं, माँ बाप का कहना नहीं मानते, पढ़ाई भी छोड़ देते हैं, अनगिनत ऐसी समस्याएं आती हैं बच्चों के सामने। तो किस तरीके से अभिभावकों को चाहिए कि वो अपने बच्चों को संस्कार डालें? आपसे बेहतर मुझे नहीं लगता, क्योंकि आपने जो आपसे आपको अच्छे संस्कार भी मिले और आपने जिन परिस्थितियों का सामना किया है, तो बेहतर तरीके से आप बता पाएंगे, जरा बताएं हमारे अभिभावकों को। बहुत ही अच्छा प्रश्न आपने मेरे से पूछा है जी। और मैं बताना चाहूंगा कि ये बातें घर-घर की है जी। कि बच्चे उनके बात मानते हैं। देखो, जब बच्चे आपकी बात नहीं मानते ना, तो पेरेंट्स क्या करते हैं, अभिभावक चाहते हैं कि उसको मनवाने की कोशिश करते हैं। यहीं पर वो गलत कर पाए। जब बच्चे नहीं मानते ना, तो चुपचाप बच्चे की बात मानते रहो और देखो कि वो कहाँ जा रहा है, कैसे जा रहा है, कौन सा ट्रैक में जा रहा है। 95% लोग क्या करते हैं कि बच्चे के बारे में जानते नहीं, जानने की कोशिश नहीं करते, प्रवचन देते रहते हैं। ये गलत। पहले जब तक आप बच्चे को बोलने नहीं देंगे, तो आप उसके बारे में जानेंगे ही नहीं, और जब बहुत बुरा हो जाएगा, तो आप जान करके भी कुछ नहीं कर पाए। इसलिए मैं यही कहूंगा सारे अभिभावक को, आप बच्चे, अब वो तमाम मेरे वाले जमाने वाले बातें नहीं रह गए हैं, उनके जमाने की बात नहीं रह गए। जी। अब वो सोचते हैं कि मेरे को पापा ने पिटाई कर दिया था और ऐसे करते थे, तो मैं उनका इतना आदर करता था, डेली पैर दबा करके सोया करता था। मैं भी सोता था, 1 घंटा पैर जरूर दबाता था उसको। जी। अब आज मैं चाहूंगा कि मेरा पैर दबा दो, तो वो होगा नहीं, बिल्कुल। क्योंकि उनको तो फुर्सत नहीं है। तो ये उम्मीदें ज्यादा न रखें, उनको दोस्त बनाएं। मेरे भी बच्चे हैं, मेरे भी 11th में 12th में बच्चे पढ़ रहे हैं, तो मैं भी चाहता हूँ, मैं भी करता हूँ, चाहता नहीं, बच्चे से दोस्त रहते हैं, बड़ा प्यार से करते हैं। उसकी माँ डांटती भी है तो मैं कहता हूँ बिल्कुल नहीं, उनकी माँ वैसे ही करती है कि नहीं वो माना। बोली जा रही है, उसकी सुनती नहीं है, और वो कहते कि आप कुछ नहीं बोलते हो। तो मैं कहता हूँ कि मैं नहीं बोल सकता क्योंकि आप बोल रहे हो, मुझे तो समझने दो, तभी मैं बोलूंगा। तो हर पिता कम से कम उसको अच्छे तरीके से समझे, बच्चों को समझे, उनकी बातों को आने दे और प्यार से उसको ट्रैक पर लाए। अब वो जमाना नहीं है कि मैं पूरी शासन के साथ करूंगा, तो मैं चाहूंगा कि शासन ना करे। एक दूसरा चीज क्या है कि बहुत ज्यादा बच्चों से उम्मीद कर लेते हैं। देखिए, हर बच्चे जो होते हैं ना, अपने यूनिक होते हैं। हर बच्चा कोई मशीन नहीं है कि आप चाहोगे इतना वोल्ट डाल दिया तो इसी स्पीड से चलता रहे। तो वो कंपैरिजन बहुत ज्यादा करते हैं, जिसके वजह से हमारे बच्चे या आपके बच्चे वो डिमोटिवेट हो जाते हैं। उसको लगता है मैं किसी काम का नहीं हूं। हाँ, पापा तो कभी सोचते नहीं कि मैं कुछ अच्छा कर पाऊंगा जीवन में। तो उसके अंदर में एक कुंठा पैदा हो जाती है और इसी वजह से कहीं ना कहीं
वो डिप्रेशन में चला जाता है और वो कुछ गलत स्टेप ले लेता है। तो इस काम को कंपैरिजन भी ना करे। भगवान ने जिस तरह से हर इंसान को अलग अलग बनाया हुआ है, तो ये समझना चाहिए जब हर इंसान अलग है, हर भाई बहन अलग अलग है, तो आप कैसे चाहते हो कि मेरा बच्चा उनके मेरे दोस्त के बच्चे के जैसा ही कर दे। तो आप उसको कराने के लिए तीसरा चीज, जब वो कोई भी स्कूल का करिकुलम आता है या कोई भी एक्टिविटीज आता है, आप उसके साथ थोड़ा इन्वॉल्व होइए। ऐसा मत करिए कि सुबह चले गए, ऑफिस चले गए, रात को आ गए और आप कुछ नहीं देख रहे हो, आप अपना व्हाट्सएप देख रहे हो और जब रिजल्ट आता है तो रिजल्ट देखते हो और बस स्टार्ट कर देते हो। ये भी गलत है। आप ना वो क्या स्कूल में हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है, कम से कम माँ को जरूर देखना चाहिए। जी बिल्कुल। क्योंकि ठीक है, पेरेंट्स फादर के पास समय नहीं होता है, तो मदर यदि होम मदर है तो उनको जरूर देखना चाहिए कि क्या क्या हो रहा है। तो ये तमाम चीज जब आप देखेंगे तो बच्चा आपके हाथ से बाहर नहीं जाएगा और गलत इस चीज नहीं करेगा। एक और चौथी बात जी। कि कभी कभी अच्छे बच्चे भी गलती से कुछ गलत कर देते हैं। हर इंसान जीवन में कुछ ना कुछ गलतियां करता है, आप हैं, मैं हूं, सब गलतियां करते हैं। इसका मतलब वो गलत नहीं है। और एक पिता को जरूर सोचना चाहिए कि मेरा बच्चा गलत है क्या, और अंधा भी नहीं होना चाहिए। कुछ पिता को लगता है कि नहीं, मेरा बेटा मेरा बेटी गलत कर ही नहीं सकता, ये भी गलत। मैं उनका भी आंखें खोलता हूं, तो उसको भी बड़ा प्रूफ देने पड़ते हैं। लेकिन वो भी नहीं करे और ये भी ना करे कि कोई कोई गलती हो गया तो भी उसको प्यार से समझाए और यही समझाए कि बेटा क्या गलत है और क्या सही है, इसको जरूर समझे और इसको समझ करके करे काम। तो ये सारी चीज को जब आप बताएंगे ना, तो मुझे नहीं लगता है कि बच्चे जल्दी गलत ट्रैक में जाएगा और जल्दी। यस, एक उम्र का भी बहुत बड़ा तकाजा होता है जब बच्चे स्पेशली 10th में, 11th में, 12th में, स्पेशली ये 3-4 साल ना उसके लिए बड़ा मुश्किल भरा हुआ वक्त होता है। यदि इस 3-4 साल 5 साल में यदि आपने संभाल लिया तो आप समझ लीजिए कि फिर तो आप जो उसको बोलेंगे वो करेगा, आप जैसा चाहेंगे वो बनेगा। लेकिन ये 4-5 साल यदि गड़बड़ हो गया, यदि आप मैंने हैंडल विद केयर नहीं किया, तो आपकी चीजें आपसे बाहर हो जाएंगी। अजय जी, आपके विचार से आज की जो शिक्षा व्यवस्था है उसमें किस प्रकार के बदलाव होने चाहिए? मैडम, दो तरह की बातें होती है। कुछ लोगों को जब कुछ समझ में नहीं आता तो लगता है कि ये ठीक नहीं है और अच्छाई में ही बुराई निकालने शुरू कर देते हैं। मैं तो कहूंगा जैसी शिक्षा व्यवस्था है वैसी अच्छी है, अच्छी है, उसमें आप अच्छा करने की कोशिश करें। और हर वक्त अभी देखिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई, तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में इतने विद्वानों ने काम करके गया और अजय का क्या मतलब कैलिबर कितना है कि वो उनके क्रिटिसाइज करे। यही गलत होता है। मुझे बहुत दुख होता है कि लोग जब एनईपी आया और लोगों ने क्रिटिसिज्म शुरू कर दिया, उसको समझ में भी नहीं आ रहा कि हुआ क्या है, होता क्या है, क्या क्या इम्प्लीमेंटेशन है। मैं अच्छे लोगों की बात कर रहा हूं क्योंकि मैंने इसमें हमारे उड़ीसा गवर्नमेंट में ने भी स्टार्ट किया और मैं तो उड़ीसा गवर्नमेंट को धन्यवाद भी देना चाहूंगा कि लोगों ने तो अभी क्रिया और प्रतिक्रिया कर रहे थे, लेकिन उड़ीसा गवर्नमेंट ने जहां पर गवर्नमेंट के चाहे एजुकेशन मिनिस्टर थे, पदाधिकारी थे, आईएएस ऑफिसर थे, एजुकेशन थे, जिसमें मैं भी एक था, और उन लोगों ने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को इंप्लीमेंट करने के लिए सोचा। ये बहुत बड़ी बात, इन्होंने क्रिया प्रतिक्रिया नहीं किया। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है। और मैंने ये देखा कि अभी बहुत सारे सेमिनार और वेबिनार में मैंने अटेंड किया, तो मैंने देखा कि बहुत लोगों को जानकारी नहीं, पढ़ा भी नहीं है और वो बिना पढ़े ही क्रिटिसिज्म शुरू कर दे रहे। ये दुख की बात है। बिल्कुल। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि जो भी हमारी शिक्षा पॉलिसीज है वो अच्छी है डे टू डे, और उसको कैसे आप अच्छा कर सकते हैं ये हमारे सरकार की के दायरे में जाती है। मैं चाह करके भी उसे अच्छा नहीं कर सकता, और मुझे लगता है कि मेरे से ज्यादा अच्छी सोच उनकी है और वहां पर अच्छे लोग, हमसे ज्यादा अच्छे लोग भी हैं सोचने के लिए। हमें जिस तरह की शिक्षा व्यवस्था मिली है उसमें अव्वल करने की जरूरत है। मैं यहाँ पर भी अव्वल करके अपने देश में नहीं बल्कि पूरे विश्व में नाम कमा सकते हैं।
तो ये कैलिबर हमारे अंदर में आना चाहिए। ये इफ बट करके ये नहीं जा सकते, इसलिए हम चाहेंगे हर पेरेंट्स को, हर स्टूडेंट्स को पॉजिटिव एटीट्यूड को अपनाइए। जो चल रहा है उसके साथ चलिए। हमेशा कहता नहीं कि जब आप साइक्लोन आता है तो वही पेड़ रह जाते हैं जिसे झुकना आता है, वो बड़े बड़े मोटे मोटे पेड़ उखड़ जाते हैं जो अकड़ के रहते हैं। इसीलिए कभी मत अकड़िए, जो चीज है अच्छी है उसको अपनाने की कोशिश करिए, और निश्चित रूप से उसमें भी बहुत बहुत ही ज्यादा आपके पास जगह है जहां पर आप बहुत अच्छे कर सकते हैं। आप उस जगह पर पहुंचिए, और भगवान करे कि आप उस जगह पर भी पहुंच जाइए जहां पर जैसा आप चाहते हैं शिक्षा व्यवस्था होना चाहिए, उसको बनाने का भी कार्यभार उनको दे दिया। अजय जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आपके बारे में भी जाना, आपने हमारे अभिभावकों और बच्चों के लिए भी काफी बताया। लेकिन मैं फिर भी चाहूंगी, मेरा अंतिम सवाल है आपसे, एजुकेशन बीट्स के मंच के माध्यम से आपको देश के सभी छात्र, सभी अभिभावक देख रहे हैं, तो क्या आप हमारे दर्शकों के लिए क्या ऐसा संदेश देना चाहेंगे जो उनके लिए बेनिफिटेड हो, और आप उन्हें एक अच्छी राय बताएं ताकि वो अपने बच्चों के लिए, उन्हें बच्चों को भी मार्गदर्शन मिले? निश्चित रूप से आपने काफी क्वेश्चन तो पूछ ही लिया, लेकिन मैं तो बच्चों के लिए कहना चाहूंगा कि काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, जी। हर कदम चलो ऐसा कि निशान बन जाए। जिंदगी तो सब लोग काट लेते हैं मेरे दोस्तों, जिंदगी तो सब लोग काट लेते हैं मेरे बच्चों। आप सब लोग जिंदगी ऐसा जीना कि एक मिसाल बन जाए, जिंदगी ऐसा जीना कि एक मिसाल बन जाए। इसलिए जिंदगी जीतने के लिए है, जिंदगी हारने के लिए नहीं है। इसलिए आप जिंदगी हमेशा जीत के लिए अपना काम करते जाइए, जीत का जश्न मनाते जाइए। आप खुश रहिए, हमेशा खुश रहिए, अपने आप से सेटिस्फाइड करिए। और चलते चलते एक बात मैं बच्चों के लिए और करना चाहूंगा। जी बताएं। पहले मैं आपका टेस्ट करूं। जी जी बिल्कुल। ये बताइए कि जीवन में जो आपको लगता है वो काम आपको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? जी, फिर से आप अपना सवाल फिर से कहें, वॉइस क्लियर नहीं आ रही थी। जीवन में यदि जो आपको अच्छा लगता है वो काम करना चाहिए या नहीं करना? बिल्कुल करना चाहिए। जो काम मुझे पसंद है वो काम तो बिल्कुल करना चाहिए। करना चाहिए। यही बात सारे लोग कहते हैं, लेकिन मैं दिव्या जी के साथ साथ सबको कहना चाहूंगा कि जो आपको अच्छा लगता है वो काम बिल्कुल नहीं करना चाहिए। क्योंकि बच्चों को क्या अच्छा लगता है वो मैं बताना चाहता हूँ। उनको पढ़ना अच्छा लगता है? बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। उनको क्या अच्छा लगता है? दोस्तों के साथ रहना अच्छा लगता है, मोबाइल के साथ समय बिताना अच्छा लगता है, पार्टी फंक्शन में जाना अच्छा लगता है, उनको खेलना बहुत अच्छा लगता है। तो ये सब अच्छा लगता है। क्या अच्छा नहीं लगता? उनको सुबह उठना अच्छा नहीं लगता है, डिसिप्लिन में रहना अच्छा नहीं लगता है, मन लगा करके जबरदस्त तरीके से पढ़ना अच्छा नहीं लगता है। आप देखिए ना, आप देखिएगा, मैं तो सारे बच्चों को आपके चैनल के द्वारा बताना चाहूंगा कि वो लिस्ट बनाए, उनको क्या क्या अच्छा लगता है। जो जो अच्छा लगता है उस काम को उनको नहीं करना, और जो जो अच्छा नहीं लगता है उसी काम को उनको करना है। सुबह 5 बजे उठना लगता है, सुबह उनको 5 बजे उठना चाहिए। उनको एक्सरसाइज करना नहीं अच्छा लगता, उनको एक्सरसाइज करना चाहिए। उनको पढ़ाई करना, देर तक पढ़ाई करना नहीं अच्छा लगता, उनको पढ़ाई करना चाहिए। अच्छा क्या लगता है? जल्दी सोना अच्छा लगता है, लेट से उठना अच्छा लगता है, नहीं करना चाहिए। पिज्जा बर्गर खाना अच्छा लगता है, नहीं खाना चाहिए। नॉन वेज खाना बहुत अच्छा लगता है, मत खाओ, दूध पियो, फल खाओ। तो ये देखिए ना, मतलब और देखिए, यदि आज आप इस जगह पर हैं, एक जर्नलिस्ट के रूप में काम कर रहे हैं, एजुकेशन में काम कर रहे हैं, जो आपने स्ट्रगल किया होगा, हो सकता है आपको भी शुरू में अच्छा नहीं लगता होगा, लेकिन काम करते 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 बच्चे पढ़ते 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 उनको हैबिट हो जाता है, और वही हैबिट जब बन जाता है तो उसको अच्छा लगेगा, और हैबिट उसकी पहचान बन जाती है। तो आज मैं तो यही कहूंगा सारे बच्चों को कि लिस्ट निकालिए, लिस्ट बनाइए, कॉपी लीजिए, कलम उठाइए और लिस्ट बनाइए, क्या क्या अच्छा लगता है वो काम को मत करिए, जो अच्छा नहीं लगता है उस काम को करिए। और
आपको वही काम जो अच्छा नहीं लगता वो काम करते 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 एक दिन आपको वो आदत बन जाएगी, और वही आपकी आदत आपको दूसरों से अलग कर देगी, वही आदत आपको भीड़ से अलग पहचान बना देगी। तो बस मैं आपके बच्चों को, इसके दर्शकों को ये आप आज मैसेज देना चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया अजय जी, हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू थैंक यू सो मच, थैंक यू। एक मुलाकात के अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक नई शख्सियत के साथ। जुड़े रहिए एजुकेशन बीट्स के साथ।